नमस्कार दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि 4 मई को सुबह से 5 राज्यों के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। सत्य हिंदी ने भी इसे लाइव दिखाने और जो भी नतीजे आएंगे उनके विश्लेषण के लिए एक पुख्ता बंदोबस्त किया हुआ है। आप इस पूरे लाइव प्रसारण को हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, हमारी सत्य हिंदी की जो वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं और सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लीजिए, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद है कि 4 तारीख को आप हमारे साथ होंगे। नमस्कार। 4 मई को सुबह 7 बजे से आप सत्य हिंदी पर लगातार देख सकते हैं विश्लेषण, चुनाव के नतीजे। इसे आप हमारे ऐप पर जो इसकी डिटेल्स में है उसको डाउनलोड कर लें, तो आप अपने फ़ोन में जहाँ रहें हर समय आपको नोटिस आता रहेगा, उसमें देख सकते हैं। सोशल मीडिया के लगभग हर माध्यम पर हम उपलब्ध हैं, यूट्यूब और अन्य पर, फेसबुक, ट्विटर, सब पर आप सत्य हिंदी पर देख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप हमारे ऐप पर इन कार्यक्रमों को देखें। सुबह 7 बजे से ये उपलब्ध रहेगा और हमारे तमाम एंकर्स इसका प्रस्तुतिकरण आपको लगातार करते हुए मिलेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ और देखिए सत्य हिंदी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 2 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अभिषेक बनर्जी ने बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग को फलता से चुनाव लड़ने की दी चुनौती। ईरान के लिए होर्मुज स्ट्रेट परमाणु हथियार से ज्यादा अहम है। ईरानी सांसद मोहम्मद रजाई। चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने से किया इनकार, बताया मूल सिद्धांतों का उल्लंघन। इस्राएली सेना ने दक्षिणी लेबनान के निवासियों से इलाका खाली करने की अपील की। जबलपुर क्रूज हादसा, पुलिस को मिला चाचा भतीजे का शव, मरने वालों की संख्या 13 हुई। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग के फलता विधानसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान कराने के फैसले पर बीजेपी नेता अमित मालविया की टिप्पणियों का कड़ा जवाब दिया है। दरअसल दोबारा चुनाव की घोषणा के बाद अमित मालविया ने कहा था कि डायमंड हार्बर मॉडल ढह जाएगा। इस पर पलटवार करते हुए अभिषेक बनर्जी, जो लोकसभा में डायमंड हार्बर का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, ने बीजेपी की आलोचना की और बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग को फलता से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि तुम्हारे बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग और उनके प्यादे ज्ञानेश कुमार के लिए मेरे डायमंड हार्बर मॉडल को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने के लिए 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब ले आओ। मैं पूरे भारत संघ को चुनौती देता हूँ। फलता आओ, अपने सबसे ताकतवर लोगों को भेजो, दिल्ली से किसी गॉडफादर को भेजो। अगर तुम में हिम्मत है तो फलता से चुनाव लड़ो। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की फलता सीट पर दोबारा वोटिंग की घोषणा की है। वोटिंग 21 मई को पूरे क्षेत्र में होगी। यह फैसला 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान हुई गंभीर गड़बड़ियों के बाद लिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि इन घटनाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा है। फलता के सभी 285 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 24 मई को होगी, जबकि बाकी सीटों की गिनती 4 मई को तय है। बीजेपी ने टीएमसी पर मतदान में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों ने भी धमकी और हिंसा की शिकायत की और महिलाएं सड़कों पर उतरकर सुरक्षा की मांग करती दिखीं। चुनाव आयोग को ईवीएम छेड़छाड़ की 77 शिकायतें मिली, जिनमें बटन पर टेप लगाने, स्याही से काला करने और इत्र लगाने जैसी बातें शामिल हैं। इससे कई वोटर सही वोट नहीं डाल पाए। इससे पहले 2 मई को भी 2 क्षेत्रों के 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग हुई, जहां करीब 86.9% मतदान दर्ज किया गया। बारिश के बावजूद लंबी कतारें देखी गई और सुरक्षा के बीच वोटिंग पूरी हुई। पालक्काड़ से सांसद वीके श्रीकंदन ने कहा है कि अगर केरल में यूडीएफ सत्ता में आता है तो पार्टी कार्यकर्ता और जनता मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए किसी भी कांग्रेसी नेता को स्वीकार करेंगे। बता दें कि राज्य की 140 सीटों के लिए 9 अप्रैल को चुनाव हुए थे और वोटों की गिनती कल यानी सोमवार 4 मई को होगी। ऐसे में विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पत्रकारों से बात करते हुए श्रीकंदन ने कहा कि पार्टी द्वारा इस पद के लिए चुने गए किसी भी नेता का वह स्वागत करेंगे। ईरानी सांसद मोहम्मद रजा रजाई ने कहा है कि ईरान के लिए होर्मुज स्ट्रेट परमाणु हथियार से ज्यादा अहम है।
मोहम्मद रजा रजाई ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को संभालना और उस पर नियंत्रण करना परमाणु हथियार बनाने से ज्यादा जरूरी है। ईरान के सरकारी चैनल अल आलम टीवी के मुताबिक रजाई ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण पाना ईरानी जनता की मांग है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा ईरान की संसद के एक सदस्य के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से ली जाने वाली फीस का 30% हिस्सा सैन्य ढांचे को मजबूत करने में खर्च किया जाएगा। गौरतलब है कि ईरान ने कहा था कि वह होर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही करने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा। हालांकि बाद में अमेरिका ने यहां नाकेबंदी कर दी। इस्राएली सेना ने रविवार 3 मई को दक्षिणी लेबनान के निवासियों के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की, जिसमें उनसे अपने घर खाली करने और कम से कम 1000 मीटर दूर खुले इलाकों में चले जाने की अपील की गई। सेना ने कहा कि वह हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। सेना ने चेतावनी दी कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों या ठिकानों के पास मौजूद कोई भी व्यक्ति खतरे में पड़ सकता है। चीन ने कहा है कि वह ईरानी तेल खरीदने वाली 5 कंपनियों पर लगाई गई अमेरिकी पाबंदियों को नहीं मानेगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि ये पाबंदियां अन्य देशों के साथ सामान्य आर्थिक और व्यापारिक कामकाज करने से चीनी कंपनियों को रोकती हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं। मंत्रालय ने कहा कि वह अमेरिकी पाबंदियों को मान्यता नहीं देता और चीनी कंपनियों व संस्थानों को इन्हें लागू नहीं करना चाहिए। मंत्रालय ने आगे कहा कि चीनी सरकार हमेशा उन एक तरफा पाबंदियों का विरोध करती रही है जो संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित नहीं होती। बता दें कि कल ही अमेरिका ने एक और चीनी कंपनी पर पाबंदी लगाई थी। अमेरिका ने कहा था कि चीनी कंपनी ने लाखों बैरल ईरानी कच्चा तेल आयात किया और ईरान के लिए अरबों डॉलर की आमदनी जुटाई। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने यमन के तट के पास एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। यह जानकारी सोमालिया के सुरक्षा अधिकारियों ने मीडिया को दी है। बीबीसी फारसी के मुताबिक यमन के कोस्ट गार्ड ने बताया था कि एमटी यूरिका नाम का टैंकर हाईजैक कर सोमालिया ले जाया गया है। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि एमटी यूरिका पश्चिम अफ्रीका में टोगो का झंडा लेकर चल रहा था। सूत्रों ने कहा कि टैंकर पर समुद्री लुटेरों ने अदन की खाड़ी में काना बंदरगाह के पास हमला किया। लुटेरे कंदाला कस्बे के पास एक दूर के तटीय इलाके से निकले थे। यह कस्बा अदन की खाड़ी पर स्थित है। यह 10 दिनों में दूसरी बार हुआ है जब इस क्षेत्र में तेल टैंकर हाईजैक किया गया। इससे पहले 22 अप्रैल को समुद्री लुटेरों ने ऑनर 25 नाम के टैंकर को कब्जे में लिया था। तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार ईरान ने अमेरिका समर्थित 9 सूत्रीय प्रस्ताव का जवाब देते हुए 14 सूत्रीय नई योजना पेश की है। यह प्रस्ताव पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया और इसमें अस्थायी संघर्ष विराम को खारिज करते हुए 30 दिनों में सभी मुद्दे सुलझाने की बात कही गई है। ईरान ने सैन्य हमलों के खिलाफ गारंटी, क्षेत्र से अमेरिकी सेना की वापसी और नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करने की मांग रखी है। साथ ही फंसी संपत्तियां जारी करने, प्रतिबंध हटाने और हर्जाना देने की बात भी कही गई है। इस योजना में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर शांति और होर्मुज जलडमरू मध्य में नई सुरक्षा व्यवस्था का प्रस्ताव भी शामिल है। अमेरिका और ईरान के बीच बीते 3 हफ्तों से युद्ध विराम चल रहा है। ईरान ने युद्ध को खत्म करने के लिए नया प्लान भेजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इसे रिव्यू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं जल्द ही उस प्लान को रिव्यू करूंगा जो ईरान ने हमें भेजा है। उन्होंने लिखा कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह स्वीकार्य होगा, क्योंकि उन्होंने अब तक इंसानियत और दुनिया के साथ पिछले 47 सालों में जो किया है उसकी बड़ी कीमत नहीं चुकाई है। इससे पहले भी ट्रंप ने शुक्रवार को एक बयान में कहा था कि वो ईरान की ओर से भेजे गए प्लान से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन वे उनके प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के परकी डैम क्रूज में डूबने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। पुलिस ने बताया कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बरगी बांध से रविवार सुबह एक 5 वर्षीय लड़के और उसके चाचा का शव बरामद किया गया। यह हादसा खमरिया टापू के पास 30 अप्रैल की शाम करीब 5:30 बजे हुआ था, जब तूफान की वजह से मध्य प्रदेश पर्यटन का करीब 20 साल पुराना क्रूज डैम में डूब गया। क्रूज के पायलट महेश ने दावा किया है कि वह पिछले 10 साल से क्रूज चला रहे हैं और पूरी तरह प्रशिक्षित और लाइसेंसधारी हैं। उनके मुताबिक क्रूज में सभी सुरक्षा इंतजाम और पर्याप्त लाइफ जैकेट मौजूद थे, लेकिन तूफान इतनी तेजी से आया कि यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनने का मौका नहीं मिल सका। दिल्ली के शाहदरा इलाके के विवेक विहार में रविवार सुबह 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है।
स्थानीय नगर पार्षद ने बताया कि इस हादसे के बाद 9 लोगों के शव मिले हैं। रेस्क्यू और आग बुझाने के दौरान बिल्डिंग से 10 से 15 लोगों को बचाया गया। वहीं शादरा जिले के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने कहा कि हमें सुबह 4 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। यहां 3 से 4 शव मिले हैं। वहीं स्थानीय नगर पार्षद पंकज लूथरा ने कहा कि सूचना मिलते ही मैं तुरंत मौके पर पहुंचा। दूसरी मंजिल के पीछे की तरफ 5 शव मिले, पीछे की तरफ एक और शव मिला और सबसे ऊपर की मंजिल पर 3 शव मिले। उन्होंने कहा कि अब तक 9 शव मिलने की पुष्टि हो चुकी है। असम में कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने असम चुनावों में जीत का भरोसा जताया है और कहा है कि 4 मई को मतगणना के दिन वे सतर्क रहेंगे। चुनाव मिलकर लड़ने वाली 6 पार्टियों के नेताओं ने शनिवार को एक बैठक की। इस बैठक में असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई, रायजोर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई, असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिन ज्योति गोगोई, CPIM और CPI-ML के नेता और कार्बी हिल्स स्थित पार्टी APHLC के अध्यक्ष जॉन इंगती काथार ने हिस्सा लिया। एक प्रेस रिलीज के अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी इस बैठक में मौजूद थे और इसमें मतगणना प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई। अभी के लिए बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 6 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.